हम देखेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम NCERT, दैट इज प्लांट किंगडम लाइन बाय लाइन. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker, wherein he suggested that 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? 5 kingdom classification. क्या क्या इंक्लूड था उसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया एंड प्लांटी. हमने ऑलरेडी मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई डिस्कस कर लिया है. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. इसमें क्या करेंगे हम इस चैप्टर में डिस्कस? Only plant kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and other members of the Monera and Protista having cell walls have been now excluded from Plantae. तो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस दैम इन द सेम किंगडम. हमने देखा था पहले ये सब एक ही किंगडम में थे अंडर प्लांटी. अब इनको एक्सक्लूड कर दिया है. ओके पहले क्यों एक ही किंगडम में रखा था? बिकॉज इनके पास क्या था? सेल वॉल. ओके सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट एल्गे एनीमोर. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा. In this chapter, we will describe algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm under Plantae. Under Plantae के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? Algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms. Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. अब classification system कैसे influence हुआ है हम डिटेल में देखेंगे. The earliest system of classification used only gross superficial morphology characters such as habit, color, number and shape of the leaves. पहले क्लासिफिकेशन थे उन्होंने क्या? सिर्फ सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से देखे. क्या क्या देखा? हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स. खाली एक्सटर्नल फीचर्स देखे. ओके दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर. अब ये क्या होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? चेंज होते रहते हैं, हैबिटेट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. ओके सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल. दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. इसमें क्या हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? फ्यू कैरेक्टरिस्टिक जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप. तो उन्होंने क्या? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट कर दिया. ओके ये सिस्टम क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम. ओके Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. अब vegetative and sexual characteristic हम equal weightage नहीं दे सकते. Okay, this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. Of course, vegetative character तो कैसे होते हैं? Easily affected by environment, heat, water. Okay, as against this, natural classification system developed. तो आर्टिफिशियल के बाद कौन सा सिस्टम आया? नेचुरल क्लासिफिकेशन विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर. पहले क्या था? हमने देखा कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देख रहे हैं. अब क्या? इंटरनल फीचर्स भी देखेंगे. कौन से? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. So ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है? तो बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organism. अब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे अलगे, हमने सारे अलगे एक ग्रुप में रखे. तो हमने क्यों रखे? बिकॉज हमने ऐसा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाया कि उनके एंसेस्टर सेम होंगे. क्लियर? दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. Okay, we now use information from many other sources too to help resolve difficulty in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence. ये system क्यों difficult था? Because हमको
कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था कि इनके एंसेस्टर सेम है, ओके, कोई फॉसिल एविडेंस नहीं था, ओके। देन कौन सा आया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी हमने परसेंटेज बना दिए कि इनमें इस स्पीसीज में और इस स्पीसीज में इतने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसीजर। अब हमको पता करना है कि गोरिल्ला और ह्यूमन बींग्स में कितने परसेंट सिमिलरिटी है, तो हम कंप्यूटर से इजीली देख सकते थे, ओके। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। अब एक एक कैरेक्टर को पॉइंट्स दे दिए, जैसे अभी प्लांट में देखें तो रूट को 1 पॉइंट दे दिए, लीव्स को 1 पॉइंट दे दिए, सेक्सुअल कैरेक्टर को 1 पॉइंट दे दिए, बट हम है ना इक्वल वेटेज नहीं दे सकते, सो ये सिस्टम भी इनएडवोकेट है, ओके। Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome, cyto यानी क्या, यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, एंड chemotaxonomy that uses the chemical constituent of plant to resolve confusion are also used by taxonomists this day. ये सिस्टम्स अभी भी यूज़ होती है, कौन सी, साइटोटैक्सोनॉमी, जो किस पे बेस है, ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एंड chemotaxonomy that uses the chemical constituent of plant, ओके। इसमें क्या यूज होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। तो अब हम देखेंगे एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड यानी जिनमें ट्रू रूट स्टैम्प एंड लीव्स एब्सेंट है, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक। अब प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रॉम एक्वाटिक टू लैंड। फर्स्ट एल्गे कहाँ पे, फुल वाटर में, देन ब्रायोफाइट कैसे, हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे, उनको वाटर भी नीडेड है। देन हम लास्ट में देखते हैं एंजियोस्पर्म, वो कैसे, फुल ऑन लैंड, ओके। दे अकर इन द वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट ऑल्सो सच एज मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम also occur in association with fungi as lichen and animals on sloth bear, ये हमने already last lecture में देखा। The form and size of algae is highly variable, ranging from colloidal forms like volvox and filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra, ये examples याद रखने। A few of the marine forms such as scallops form massive plant bodies, okay? ये कैसे होते हैं, अभी हमने देखा कि इनकी साइज कैसी है, हाईली वेरिएबल, ओके। द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। सो फर्स्ट देखेंगे हम वेजिटेटिव मेथड इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। अब asexual is production of different types of spore, the most common being the zoospore, zoospores यानी जो मोटाइल है। they are flagellated, यानी flagellated, flagella किस में हेल्प करती है, मोटिलिटी में, and on germination gives rise to new plants। अब देखेंगे ये कैसा हुआ, asexual। अब sexual reproduction कैसे take place through fusion of two gametes, this gametes can be flagellated and सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड भी है और साइज भी ऐसी है सिमिलर एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है यानी नॉन मोटाइल है बट सिमिलर इन साइज है एज इन स्पाइरोगेरा। सो क्या याद रखना है हमको, फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर इन साइज है तो यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है बट सिमिलर इन साइज है तो स्पाइरोगेरा। Such reproduction is called as isogamous because similar in size है, दोनों gametes कैसे, similar in size। Fusions of two gametes dissimilar in size as in species of Euthyrina is termed as anisogamous, okay। अब two gametes कैसे, dissimilar है तो हम इसको क्या बोलेंगे, anisogamous, clear। Fusion between one large and non-motile female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous, for example volvox and fucus। इसमें कैसा होगा, वन लार्ज नॉन मोटाइल जो फीमेल गैमेट्स है एंड स्मॉलर मेल गैमेट है जो मोटाइल है, क्लियर। So algae are useful to man in variety of ways. At least a half of total carbon
dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. So algae कैसे बहुत useful है to man. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compound which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassums are among the 70 species of marine algae used as a food. Okay, so कौन से algae as a food use होते हैं? So Porphyra, Laminaria and Sargassum. Certain marine brown and red algae produce large number of hydrocolloids. Hydrocolloids यानी क्या? Water holding substance, that is algine यानी वो कौन सा है? Brown algae and carrageen, that is red algae, which are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes in preparation of ice creams and jellies. So, कौन सा? Agar. Cholera, a unicellular algae rich in protein, is used as food supplement even by the space traveler because वो जल्दी food spoil नहीं होता. Okay. The algae are divided into three main classes: chlorophysis, phaeophysis and rhodophysis. So अब हम देखेंगे chlorophysia. The members of chlorophysia are commonly called as green algae. The plant body may be unicellular, colloidal or filamentous. Okay, they are usually grass green due to dominance of pigments chlorophyll A and B. इनका green color क्यों होता है? Due to dominance of pigments chlorophyll A and B. The pigments are localized in the definite chloroplast. अब इनमें क्या होता है? Chloroplast. Chloroplast कैसे कैसे shape का हो सकता है? So the chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. Most of the members have one or more storage body. तो उन storage body को क्या बोलते हैं हम? Pyrenoid, located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. Okay. Some algae may store food in the form of oil droplets. Okay. Some algae store करते food in the form of oil droplets. Green algae usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of पैक्टोस. ये याद रखना है. ओके. ग्रीन algae में कैसी है सेल वॉल? सो सेल्यूलोस प्लस पैक्टोस, inner cellulose plus outer pectose. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different types of spores. So vegetative reproduction कैसे होता है? By fragmentation or by formation of different spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores. Zoospores यानी जो मोटाइल है, produce in the zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous यानी दो gametes same है, anisogynous यानी two different gametes और oogamous यानी एक बड़ा एक छोटा. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogera and Cara. अब हम देखेंगे Phaeophysia. So the members of Phaeophysia also called as brown algae and are found primarily in marine habitat. They show great variation in size and form. They range from simple branch filamentous form, that is ectocarpus, to profusely branched forms as represented by clasps which may reach a height of 100 meters. Okay, they possess chlorophyll A. इनमें कौन से पिगमेंट होते हैं? So chlorophyll A, C, carotenoid and xanthophyls. उनका भी कलर कैसा होता है? They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. So ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन algae का कलर किस पे डिपेंड होता है, शेड किस पे डिपेंड होता है? सो xanthophyll pigment, amount of xanthophyll pigment and fucoxanthin present in them. Food is stored as complex carbohydrate which may be in the form of laminaria or mannitol. The vegetative cells have a cellular wall
usually covered on the outside by gelatinous coat of algae. The chloroplasts contain, in addition to plastic, a centrally located vacuole and nucleus. Clear? इनमें क्या होता है? Addition to plastic, chloroplasts contain. Okay? And centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to substernum by a holdfast. अब holdfast किससे रिसेंबल करता है? रूट से, बट ट्रू रूट नहीं होता. एंड हैज़ अ स्टॉक द स्टाइप, वो क्या काम करता है? स्टैम्प की तरह. ओके. एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट. ये सब क्या है? ट्रू स्टैम्प, रूट एंड लीव्स नहीं है, बट उनके जैसा काम करते हैं. सो होल्ड फास्ट किसके जैसा काम करेगा? रूट के जैसा. स्टाइप स्टेम एंड फ्रंट लीफ. ओके. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. क्लियर? Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have unequal laterally attached flagella. Laterally attached flagella होती है. ओके. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनिसोगेमस और oogamous, इन तीनों का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं. यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन द वाटर और विद इन oogonia. ओके. The gametes are pyriforms, pear-shaped and bear two laterally attached flagella. Common forms are Ectocarpus, Dicyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. अब हम देखेंगे Rhodophyceae. The members of Rhodophyceae are also called as red algae because the predominance of the red pigment called आर फाइकोइरिथ्रिन. अब इरिथ्रिन मतलब क्या? रेड. हमने देखा है एरिथ्रोसाइट में वो क्या होता है? रेड ब्लड सेल. मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गे आर मराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज. दे अकर इन बोथ well lighted region close to the surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light can penetrate. Okay. कहाँ हो सकते हैं? So close to the surface of water and also at depth in oceans. The red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organizer. The food is stored as Foridian starch, which is similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexual by non-motile spores and sexual by non-motile gametes. तो इसमें क्या याद रखना है? दोनों non-motile है. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. So the common example are Polysiphonia, Porphyria, Glaciaria and Gelidinium. तो अब हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. अब algae कहाँ था? Totally in water. Okay. अब ये डायग्राम्स हम रीड करते करते समझेंगे. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लांट किंगडम में से एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? क्लियर? They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succussion on bare rocks or soil. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect. यानी कैसे होती है? Vertically erect. अभी हम डायग्राम में देखेंगे. And attached to the substernum by unicellular or multicellular rhizoids. अब हम डायग्राम में देख लेते हैं. So ये कैसी है? Erect. और किससे अटैच है? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. क्लियर? अब हम आगे रीड करेंगे. दे लैक ट्रू रूट्स, स्टैम्प और लीव्स. दे मे possess root like, leaf like or stamp like structure same as algae. The main plant body of bryophyte is haploid. It produces gametes, hence
इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। अभी हम कुछ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं ये। सो फर्स्ट क्या होगा, ये गैमेटोफाइट। ओके, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स प्रोड्यूस किए। सो दो गैमेट्स मिला के क्या बने, स्पोरोफाइट। ओके, सो गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। सो n प्लस n क्या बना, 2n। सो स्पोरोफाइट में से क्या बनेगा, स्पोर्स। क्लियर, फिर उसमें से गैमेटोफाइट, ये इसकी बेसिक साइकिल है। देन अब हम आगे रीड करेंगे। It produces gametes, hence it is called as gametophyte. The sex organs in bryophyte are multicellular. The male sex organ is called as antheridium. They produce bifragilate antherozoids. The female sex organ called as archegonium is flask shaped and produce a single egg. हम डायग्राम में देख लेंगे। सो कहाँ पे होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यहाँ पे। ओके, द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजोइड्स क्या है, जो एंथ्रेडियम प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, मेल। दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्किगोनियम। अब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट कांटेक्ट में आया, क्या प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तो उन्होंने क्या बनाया, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। अभी हमने देखा था कैसे गैमेटोफाइट, दो गैमेट मिला के क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्ड फ्रॉम इट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। जैसे ये गैमेटोफाइट है, ये कैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। बट ये स्पोरोफाइट कैसे, नॉट फ्री लिविंग। सो ये किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। क्लियर, some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. अब स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, स्पोर्स। This spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals. Species of Sphagnum, a moss, provide peat that have been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. First हम देखेंगे liverworts. The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of a liverwort is thalloid यानी greeny. Okay, the example क्या है, Mercentia. The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. अभी हम diagram में देखेंगे वो. Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli or the formation of specialized structure called gamma. Okay, अब हम देखेंगे gamma क्या होता है. Gamma are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli. हम देख लेते हैं एक बार डायग्राम में. सो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है गैमा कप्स. इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, गैमा. ओके, द गैमा becomes
detached from the parent body and germinate to form new individual. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or the different thalli. The sporophyte is differentiated into a foot, seta and capsule. अभी हम ये डायग्राम में देख लेते हैं. सो स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट हुआ? फुट, सेटा एंड कैप्सूल. क्लियर? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फुट नहीं दिखाया, कैप्सूल एंड सेटा. क्लियर? स्पोरोफाइट. After meiosis, spores are produced within the capsule. The spores are germinate to form free living gametophytes. Clear? अब हम देखेंगे mosses. The predominant stage of the life cycle of a moss is gametophyte, which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develops directly from a spore. So spore से क्या बना? Protonema. Okay. It is creeping green, branched and frequently filamentous stage. And the second stage कौन सा है? Leafy stage. So हमको क्या याद रखना है मॉस में? उनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज है. फर्स्ट प्रोटोनोमा एंड सेकंड लीफी स्टेज, which develop from the secondary protonema as lateral bud. They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. हमने already rhizod देख लिया है. This stage bears the sex organs. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonium are produced at the apex of leafy shoots. After fertilization, the zygote develops. हमने ये सब ऑलरेडी कहाँ देखा? अभी ऊपर liverworts में. Clear? The zygote develops into sporophyte, consist of a foot, seta and capsule, same as liverwort. The sporophyte in mosses is more elaborated than that of liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborated mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. अब हम देखेंगे pteridophytes. The pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil blinders. They are also frequently grown as ornamentals, means for decorative purpose. Evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissues like xylem and phylum. ये हम आगे chapter 6 में detail में देखेंगे. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is gametophyte plant body. अभी हमने देखा था bryophyte में dominant phase कौन सा था life cycle में? So gametophytic plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte. यहाँ पे कौन सा है? Sporophyte, which is differentiate into true root, stamp and leaves. वहाँ हमने देखा था true root, stamp, leaves नहीं होते. Stamp like, leaves like, root like organs होते हैं. Clear? These organs possess well differentiated vascular systems. Okay, clear? The leaves in pteridophytes are small. तो small होंगे उसको क्या बोलेंगे? Microphyll, as is Salangella. और large होंगे वहाँ पे क्या बोलेंगे हम? Macrophylls, as in ferns. The sporophytes bear sporangia. अब हम डिटेल में पहले देखेंगे. यहाँ पे मैंने डायग्राम ऐड किया है, हम वहाँ पे देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे डोमिनेंट फेस कैसा है? स्पोरोफाइट. सो स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफिल वो होता है जिस लीव्स में स्पोरेंजिया होता है. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स. सो स्पोरेंजिया क्या करेगा? स्पोर्स बनाएगा. क्लियर? स्पोर्स आगे जाके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट्स. गैमेटोफाइट्स में क्या होगा? कौन से दो गैमेट्स होंगे? मेल एंड फीमेल.
फीमेल एंड मेल। तो यहाँ पे आर्किगोनिया है फीमेल एंड एंथेरिडियम है मेल। उन्होंने आगे जाके फ्यूजन करके क्या बनाया, जाइगोट। क्लियर। देन आगे जाइगोट ने जाके क्या बनाया, एम्ब्रियो। देन फिर वापस स्पोरोफाइट। ये कैसी साइकिल रिपीट होती रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट। हाँ, अब हम देखेंगे इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेली और कोन्स। क्लियर। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। अभी हमने देखा स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। क्लियर। Then the spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothel. क्लियर। अभी हमने देखा था स्पोर्स क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस, बिकॉज इट इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। क्लियर। दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्स कूल, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. अब गैमेटोफाइट को क्या चाहिए होता है, cool, damp, shady places for growing. तो यहाँ पे ये एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन में मिलेंगे, यानी कहीं कहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ this requirement. The gametophytes bear male and female sex organs called as antheridia and archegonia. हमने already देख लिया. Water is required for transfer of antherizoids. वो क्या है, तो the male gametes released from antheridia, clear, to the mouth of archegonium. अब फ्यूजन होके मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या बनेगा, जाइगोट. Fusion of male gamete with the egg present in archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produce a multicellular well-differentiated sporophyte which is dominant phase of pteridophyte. ये हमने अभी देख लिया कि dominant phase क्या है, sporophyte. ये cycle repeat होगी, ठीक है. In majority of the pteridophyte, all the spores of similar kinds, such plants are called homosporous. अब जो सारे स्पोर सेम प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस. क्लियर. जेनेरा लाइक सेलेंजिला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स, आर नोन एज हेटेरोस्पोरस. क्लियर. जो लार्ज और स्मॉल प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरस. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes. So megaspores क्या है, female gametophyte, और microspore क्या है, male gametophyte. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of zygotes into young embryo take place within the female gametophyte. अभी हमने देखा था zygote आके जाके क्या बनाता है, embryo. This event is precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. आगे जाके क्या बनेंगे, अभी दूसरा देखेंगे. क्या देखेंगे इसके बाद, जिम्नोस्पर्म. उसमें क्या बनेगा, सीड्स. सो ये स्टार्टिंग फेज है सीड्स बनने का. सो ये इंपॉर्टेंट है किसमें, evolution में. क्लियर. The pteridophytes are further classified into 4 classes. Okay, Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pterospida. क्लियर. अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स. द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन सीड. तो इनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं. नेकेड सीड्स का मतलब क्या है, जैसे इन मैंगो सीड किससे कवर होता है, ऊपर फ्रूट से, बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता. तो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ovary wall and remain exposed both before and after fertilization.
The seeds that develop post fertilization are not covered, मतलब naked है. Clear? Gymnosperms include medium sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree called as sequoia, is one of the tallest tree species. The roots are generally टैप रूट्स. टैप रूट्स यानी क्या होते हैं? यूजुअली वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है. ओके. रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरेजिया. ये हमने किंगडम फंगाई में भी रीड किया था. ओके. वाइल इन सम अदर्स यानी साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरालॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एज इन साइकस और branched in Pinus and Cedrus. The leaves are maybe simple or compound. In Cycas, the pinnate leaves persist for a few years. अब जिम्नोस्पर्म में क्या याद रखना है कि इनकी यूजुअली लीव्स कैसी होती है? निडल लाइक. ओके. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. अब जिम्नोस्पर्म आवे ना तो आपको क्रिसमस ट्री माइंड में लाने का. उनकी कैसी पॉइंटेड लीव्स होती है और वो हमको कैसे बर्फीले इलाकों में ज़्यादा मिलती है. सो वो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को सह सकती है. ओके. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and second stomata also help to reduce water loss. तो अब मैंने दोनों साइड पे, एक साइड मेल साइकिल, एक साइड फीमेल साइकिल ड्रॉ कर लिए फॉर एक्सप्लेनेशन. ओके. द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, यानी they produce haploid microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls. Sporophylls यानी क्या? जिन पे sporangia होते हैं. ओके. जिन लीव्स पे sporangia होते हैं, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact stabili or cones. The stabili bearing microsporophylls and microsporangia are called as माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी. अब पहले हम देखेंगे ये डायग्राम में. सो फर्स्ट क्या है? मेल कॉर्न. ओके. और माइक्रोस्पोरोफिल. ओके. देन उनके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया ने क्या बनाया? मदर सेल. क्लियर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें से बना माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर आगे जाके किस में कन्वर्ट हुआ? पोलन ग्रेन्स. देन क्या बन गया लास्ट में? मेल गैमेट्स. क्लियर? अब हम रीड करेंगे तो हमको समझ आएगा. द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कंफाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द स्पोरेंजिया. द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल. अब क्या हुआ? फीमेल वाली स्टार्ट हो गया. हम एक बार देख लेते साइकिल, फीमेल साइकिल. ओके. सो फर्स्ट क्या है? फीमेल कॉर्न. किस पे? मेगास्पोरोफिल्स पे. ठीक है. उसके अंदर क्या है? मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया ने किसको बनाया? सो मेगास्पोर मदर सेल को. देन उन्होंने मेगास्पोर्स को, उसमें से बना फीमेल गैमेटोफाइट. उसको क्या बोलेंगे हम? आर्किगोनिया. देन लास्ट में क्या बन गया? फीमेल गैमेट. क्लियर? द मेल और फीमेल कॉर्न्स और स्ट्रॉबेरी में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री एज इन पाइनस. क्लियर? फीमेल एंड मेल दोनों एक ही ट्री में. किसमें? पाइनस में. हाउएवर इन साइकस मेल कॉर्न्स आर एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. ओके. साइकस में क्या? मेल एंड फीमेल के डिफरेंट ट्रीज होते हैं. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय envelope and composite structure is called an ovule. Okay. The ovule are born on megasporophyll.
which may be clustered to form female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. Okay. One of the megaspores enclosed within megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia. कितने बने? सो 4, उसमें से एक ही अंदर रहेगा जो आगे जाके क्या बनाएगा? फीमेल gametophyte. क्लियर? The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free-living existence. They remain within sporangia retained on sporophytes. Okay. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with opening of ovules borne on megasporophiles. The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of archegonia. उसके बाद क्या हो जाएगा? Fertilization and formation of zygote. Clear? Following fertilization, zygote develop into an embryo and ovules into seeds. These seeds are not covered. Okay. एंजियोस्पर्म में क्या हो जाएगा? आगे जाके ये कवर्ड हो जाएगा, बट जिम्नोस्पर्म में कवरिंग नहीं होती. क्लियर? सो अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स. Unlike the gymnosperms where the ovules are naked in the angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flower. Okay, gymnosperm में कैसे थे? Seeds naked or ovules naked. Okay, in angiosperms the seeds are enclosed in fruits. Clear? वहाँ पे कैसे थे? Naked. यहाँ क्या आ गया? Fruit. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. They range in size from the smallest fulvia to tall trees of eucalyptus over 100 meters. They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercial important products. They are divided into 2 classes, the dicotyledons and monocotyledons. Clear?